हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 10 कॉलोनियलिज्म का फोर्थ पार्ट देखेंगे। तो इससे पहले के पार्ट्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर ली थी, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा। हमने देखा कि कैसे जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो धीरे धीरे जो है दूसरी कंट्री जैसे कि अमेरिका को कैसे उन्होंने कैप्चर किया। उसके बाद अमेरिका को कैप्चर करने के बाद जो है उन्होंने कैसे जो है हमने होलैंड के बारे में देखा। उसके बाद जो है हमने चाइना के बारे में देखा और धीरे धीरे जो है उन्होंने कैसे जो है चीज़ों को बदला, क्या क्या चीज़ें उन्होंने चेंजेस लेके आए जो जहाँ पे उन्होंने कॉलोनी बनाई, ये सारी चीज़ें के बारे में हमने देखा। तो हमने स्टार्टिंग में हमने स्लेव ट्रेड के बारे में भी देखा था। कॉलोनिज्म इन एशिया हम देख चुके हैं, स्लेव ट्रेड के बारे में देखा था। तो उस स्लेव ट्रेड से रिलेटेड उस तरीके का जो फिर अफ्रीका में उन्होंने कैसे कॉलोनी इस्टेब्लिश की उसके बारे में हमको देखना है। तो इस लेक्चर में जो है हम कॉलोनिज्म इन अफ्रीका इसके बारे में देखेंगे कि कैसे जो है अफ्रीकन कंट्री में जो है जो अफ्रीकन जो कंट्रीज है वहाँ पे उन्होंने कैसे जो है कब्जा किया, क्या क्या किया, उसके बारे में हमको देखना है। तो स्टार्ट करेंगे हम। ओके, द कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका। तो we have earlier read about America bringing African slaves to work in the plantation. The colonization of Africa by European nation began towards the middle of 19th century. तो हमने देखा कि अमेरिका जो है, हमने ये पहले देखा था कि अफ्रीकन स्लेव्स को प्लांटेशन में है वहाँ वर्क करने के लिए जो है अमेरिका लेके आया जाता था। तो ये जो प्रोसेस है इसमें जो यूरोपियन नेशंस है ये कब स्टार्ट हुआ? 19th सेंचुरी में। अब 1878 में सिर्फ 10% ऑफ द एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वाज कंट्रोल्ड बाय यूरोपियन। तो 1878 की अगर बात करें तो ओनली 10% जो था एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का वो यूरोपियन कंट्रीज के अधीन में था। लेकिन 36 इयर्स लेटर इन 1914 ऑलमोस्ट द एंटायर कॉन्टिनेंट वाज कॉलोनाइज्ड बाय डिफरेंट यूरोपियन नेशन। तो देखिए 36 इयर्स में उन्होंने पूरा का पूरा जो एक कॉन्टिनेंट है उसमें कब्जा कर लिया था। उसके बाद 10.3.1 में हमको देखना है स्लेव ट्रेड के बारे में। तो ये बहुत ही मतलब स्लेव ट्रेड की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे खरीदा और बेचा किसे जाता है? इंसानों को, जिन्हें गुलाम बना के रखा जाता है। स्लेव मतलब होता है गुलाम, उन्हें गुलाम बना के रखा जाता था। तो इस जो ये जो स्लेव्स है, ये जो गुलामों की जो खरीदी और बिक्री है, इसे स्लेव ट्रेड कहा जाता है। Africa was mostly inhabited by various tribes in the middle of 19th century. तो अफ्रीका की अगर बात करें तो यहाँ जो जनजातियाँ ही रहती थी मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में। द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या था इनका? ये एनिमल हर्डिंग करते थे। एनिमल हर्डिंग मतलब जो भी जानवर पालने योग्य है उसको पालते थे, उसका मांस खाते थे, उसका दूध पीते थे, फार्मिंग करते थे, खेती बाड़ी करते थे और जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको कलेक्ट करते थे और शिकार भी करते थे। द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वॉज ऑलरेडी वेल नोन ड्यूरिंग द मिडिल एजेस एज द मेन सोर्स ऑफ स्लेव्स इन यूरोप, वेस्ट एशिया एंड इंडिया। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पहले से ही जाना जाता था किसके लिए? स्लेव्स के लिए। सोर्स ऑफ स्लेव, गुलाम जो है अफ्रीका से लेके आए जाते थे। तो ये बहुत पॉपुलर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। किस नाम से? स्लेव्स के लिए, कि स्लेव्स है, गुलाम है, वहां से लेके आया जाता था। कहाँ कहाँ पे? यूरोप में, वेस्ट एशिया में और इंडिया में। द ट्राइब्स सोल्ड द प्रिजनर्स दे कैप्चर्ड ड्यूरिंग देयर इंसिडेंट इंटर ट्राइबल बैटल्स एज स्लेव्स टू मर्चेंट्स। तो अब देखिए यहाँ पे जब भी अगर कोई दो कबीला जो है, दो ट्राइबल ग्रुप है, उनके बीच में अगर बैटल होती थी, इंसिडेंट मतलब कभी ख़त्म ना होने वाला। तो इस तरीके की जो बैटल्स होती थी उसमें जो ग्रुप हारा उसके जो सोल्जर्स है उसको कैप्चर करके रखते थे, प्रिजनर्स एज अ प्रिजनर्स रखते थे, उनको वो बेच देते थे मर्चेंट्स को। ठीक है, इसके लिए भी मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी होते थे जो इन स्लेव्स को खरीदते थे। आफ्टर 1500 स्लेव ट्रेड फ्रॉम अफ्रीका एक्सपांडेड रैपिडली एज अ डिमांड फॉर स्लेव लेबर ऑन द प्लांटेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इंक्रीज्ड। तो 1500 के बाद में जो स्लेव ट्रेड है वो अफ्रीका से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक्सपेंडेड रैपिडली मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि डिमांड बहुत थी स्लेव लेबर की। एक बार आपने गुलाम खरीद लिया तो वो क्या है, आपके लिए जीवन भर काम करते रहे। तो ऐसी स्थिति थी। तो इसलिए स्लेव लेबर की जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा थी। जो प्लांटेशंस थे, जो बगीचे थे नॉर्थ और साउथ अमेरिका, वहाँ काम करने के लिए मैनी यूरोपियन नेशन एंटर दिस ल्यूक्रेटिव
ह्यूमन ट्रेड एंड अर्निंग enormous प्रॉफिट सप्लाइंग लैक्स ऑफ अफ्रीकन। तो ये जो ल्यूक्रेटिव ह्यूमन ट्रेड है, ल्यूक्रेटिव ह्यूमन ट्रेड मतलब इसमें बहुत पैसा की कमाई हो जाती थी। तो इसको वो मतलब बहुत सारे जो यूरोपियन नेशंस है वो इस तरीके के ट्रेड में शामिल हो गए और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लग गए और लाखों जो अफ्रीकन है उसको सप्लाई करने लग गए। तो यहाँ पे एक मैप दिया गया हुआ है अफ्रीका इन 1913 विद द exception of Ethiopia, rest of the African continent was under the control of European nation. The largest expanse of territory was under British. तो यहाँ पे अलग अलग जो यूरोपियन नेशंस हैं उनके नाम दिए गए हुए हैं और यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा जो जगह है कौन से यूरोपियन नेशंस के अधीन में था। तो सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को आप लेके साउथ अफ्रीका को छोड़ के बाकी सब तो है किसी न किसी के अधीन में था। This trade continued for more than 300 years, gradually coming to an end between 1800 and 1900. Ironically, the European nations, the main slave traders, now began saying they needed to rule Africa to put an end to the slave trade. They stalled the scramble for Africa. तो यहाँ पे 1800 से 1900 के बीच में ये जो स्लेव ट्रेड है 300 ईयर्स तक चला। उसके बाद आप सोच सकते हैं कितने लंबे समय तक इस तरीके के आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर आप खुद के ऊपर वो सोचिए कि आपको किसी के पास भेज दिया जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका काम करना है, मार खाना है, डांट खाना है, तो आपको कैसा लगेगा। तो इस तरीके से कई लाखों लोगों को क्या है 300 सालों में क्या है बेचा गया इस तरीके से। और धीरे धीरे ग्रेजुअली मतलब धीरे करके क्या है 1800 और 1900 के बीच में ये स्लेव ट्रेड बंद होने लग गया, खत्म होने लग गया। क्यों? क्योंकि यूरोपियन नेशंस को क्या लगा कि वहां से स्लेव्स लाने का क्या मतलब, हम खुद वहां जाके जो यूरोपियन जो कंट्री कॉन्टिनेंट है वहाँ पे उसको कब्जा करेंगे, वहाँ के जो लोग हैं उनसे काम कराएंगे। तो इससे क्या है स्लेव ट्रेड क्या हो गया, कम हो गया। और धीरे धीरे जो लोग हैं मतलब स्क्रैम्बल्ड फॉर अफ्रीका, मतलब होड़ लग गई वहाँ पे अफ्रीका में राज करने के लिए। फिर 10.3.2 में हमको देखना है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंपीरियलिस्ट कंपटीशन एंड अफ्रीका। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का अफ्रीका में क्या प्रभाव पड़ा, जो इंपीरियलिस्ट कंपटीशन था, जो डिफरेंट जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है उनके बीच में जो कंपटीशन था उसका अफ्रीका में क्या रोल था। तो यहाँ पे आप एक पिक्चर दे सकते हैं जहाँ पे दो अफ्रीकन्स है और एक यूरोपियन है। तो यहाँ पे रेसिज्म को दिखाया गया है कि कैसे जो है गोरों और कालों में फर्क किया जाता था, जो आज के ज़माने में कहीं ना कहीं नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में बहुत हद तक रहा करता था। द फर्स्ट नेशन टू इंडस्ट्रियलाइज सच एज ब्रिटेन कैप्चर्ड द रॉ मटेरियल सोर्सेज फॉर देयर फैक्ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड स्पेशली इन एशिया। दे ऑल्सो कैप्चर्ड मार्केट्स फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो जो पहला इंडस्ट्रियल नेशन है जो इंडस्ट्रियलाइज हुआ था, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था वो क्या था, ब्रिटेन। उसके बाद कौन था, जर्मनी। तो ब्रिटेन जो है वो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज हुआ था। तो उसका ये था कि जितने भी रॉ मटेरियल के सोर्सेस हैं उनकी फैक्ट्रीज के लिए वो उसको कैप्चर करके रखे पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। स्पेशली एशिया में भरमार थी रॉ मटेरियल की, तो वो एशिया पे टारगेट करके रखा था उन्होंने कि वहां से जितना भी रॉ मटेरियल मिलना है वो अपने देश में वो ले जाके यूज करेंगे। और उनको मार्केट भी चाहिए अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो मार्केट को भी उन्होंने बहुत अच्छे से कैप्चर करके रखा था। कैप्चर करके रखना मतलब उन्होंने पकड़ करके रखा था कि अपने प्रोडक्ट्स वो वहां पे कैसे वो उनको बेचना है। तो जर्मनी, फ्रांस एंड इटली बिगैन इंडस्ट्रियलाइजिंग 100 years later। तो जर्मनी, फ्रांस और इटली जो है 100 साल बाद इंडस्ट्रियलाइज हुए थे। तो इस समय तक अफ्रीका वाज ओनली कॉन्टिनेंट लेफ्ट फॉर दिस नेशन टू गेन कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल एंड मार्केट। अब इस समय तक सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका बचा था एक ऐसा कॉन्टिनेंट, क्योंकि वो सिर्फ स्लेव ट्रेड के लिए, पहले हमने देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ स्लेव ट्रेड के लिए फेमस था। लेकिन अब ये जो नेशंस है, ये जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, ये क्या चाहते थे कि वो अफ्रीका का मार्केट कंट्रोल करके रखे और वहां से रॉ मटेरियल जो है अपने कंट्री में लेके जाए। तो रेशियलिस्ट आइडियोलॉजी, तो रेस के बेस में मतलब गोरे काले के बेस में क्या आइडियोलॉजीज हुआ करती थी। तो कॉलोनाइजेशन वाज सीन एज अ सिंबल ऑफ नेशनल स्ट्रेंथ, सो द यूरोपियन नेशन फील्ड अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड इन एक्सपांडिंग देयर कॉलोनीज। तो उस समय में जो कॉलोनाइजेशन है वो एक सिंबल था कि हम बहुत मतलब मजबूत है, हम बहुत ताकतवर हैं। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए यूरोपियन नेशंस को हमेशा से ये लगता था, मतलब वो बहुत प्राइड फील करते थे कि अगर वो किसी नई जगह में अपनी जाके कॉलोनी बना देते थे, तो अपनी कॉलोनी का फैलाने में उनको बहुत ही गर्व महसूस होता था। बट सर्टन अदर आइडियाज वेयर गेनिंग पॉपुलरिटी अक्रॉस यूरोप एज at this juncture that they were making them
सी कॉलोनाइजेशन एज अ नेशनल ड्यूटी। लेकिन कुछ समय के बाद ये जो आइडियाज़ है वो पॉपुलर होने लग गए यूरोप में, और वहाँ पे लोगों को क्या लगने लग गया कि कॉलोनाइजेशन जो है मतलब दूसरे नेशन में जाके अपनी कॉलोनी बसाना, ये उनकी नेशनल ड्यूटी है। One such belief that was gaining credence was that the world was divided into races and European race is superior to all the races। और उसमें से एक बिलीफ क्या था जो बहुत प्रचलित होते जा रहा था, क्रेडेंस मतलब प्रचलित होते जा रहा था, कि वर्ल्ड जो है वो रेसेस में अलग अलग कलर के बेसिस में डिवाइडेड है, और उसमें जो यूरोपियन रेस है, जो यूरोप के में रहने वाले लोग हैं, वो सबसे उच्चतम है, सबसे सुपीरियर है। दिस आइडियोलॉजी दैट वन रेस इज सुपीरियर टू अदर इज कॉल्ड रेसिज्म। तो इसे क्या कहा जाता है? रेसिज्म कहा जाता है। Racists believe that superior race has natural right to rule over and exploit the inferior race। तो racist जो इस तरीके के भेदभाव को मानते थे कलर के डिफरेंस में, उन्हें racist कहा जा रहा है। और ये इनका मानना ये था कि जो है सुपीरियर रेस वाले, मतलब जो यूरोपियन रेस के जो लोग हैं, उनका अधिकार है, उनको नेचुरली राइट दिया गया है कि वो विश्व पे रूल करे, और जो इंफीरियर रेस के जो लोग हैं उनका शोषण करे, उनको एक्सप्लॉइट करे। द यूरोपियंस हैज सेटल्ड इन द साउदर्न रीजन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट सच एज साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एक्सेट्रा। तो यूरोपियन का सेटलमेंट कहाँ था? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो सदर्न रीजन्स में, तो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया हैड also settled there. They all believed they were superior to the black tribal people who were natives of Africa, so they demanded and got some special privileges। तो कुछ लोग इंडिया से भी अफ्रीका में जाके सेटल हुए थे, और इनका मानना क्या था कि वो हमेशा से क्या है, जो ब्लैक पीपल है उनसे क्या है, सुपीरियर है, उनसे एक ओहदे में ऊपर है। जो नेटिव अफ्रीका है, अफ्रीका के जो ट्राइबल पीपल है, वो काले कलर के होते थे, मतलब उनका कलर ब्लैक होता था, इसलिए उनको हमेशा इन्फीरियर माना गया, और जो बाकी जो वाइट कलर के जो लोग हैं उनको सुपीरियर माना गया। तो इसलिए वो क्या डिमांड करते थे? उनसे स्पेशल प्रिविलेजेस मांगा करते थे, नए नए चीज़ें मांगा करते थे, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस माना करते थे। सो दे ऑल्सो ट्राई टू प्रिवेंट इंटरमिंगलिंग ऑफ रेसेस एंड देयरफॉर अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन। और साथ ही साथ में जो इंटरमिंगलिंग ऑफ रेसेस यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वो ये इस चीज़ को रोकना चाहते थे। इंटरमिंगलिंग मतलब एक जो गोरा है और काला है उनका साथ में रहना, ठीक है, उनका साथ में रहना, तो उनको हमेशा से अलग करके रखना चाहते थे ताकि वो उन रेसेस के साथ मिक्स ना हो। जैसे कि अगर शादी कर ली तो उसके बाद जो है वो रेस मिक्स हो जाएगा, इस तरीके की भी चीज़ें ना हो। This institutionalized race segregation on the basis of ethnicity and color and skin color is apartheid। It was only as recent as 1994 that this policy came to an end। तो ये जो रेशियल सेग्रीगेशन का जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, इसे क्या कहा जाता है? एपार्थाइड। एपार्थाइड एपार्थाइड, ठीक है। और ये जो पॉलिसी है वो अभी रिसेंटली 1994 में एंड हुई। तो अनदर कंसेप्ट दैट गेट पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वाज द व्हाइट मैन्स बर्डन। दिस वाज द कंसेप्ट बेस्ड ऑन द परसेप्शन दैट द पीपल ऑफ अदर कंट्री कॉन्टिनेंट्स वेयर अनसिविलाइज्ड एंड बैकवर्ड। तो यहाँ पे एक अलग जो एक पॉपुलैरिटी कंसेप्ट जो था कॉलोनियल पीरियड में, ये क्या था? व्हाइट मैन्स बर्डन, ठीक है। व्हाइट मैन्स बर्डन मतलब वो जो यूरोपियन लोग हैं, जो व्हाइट रेस के जो लोग हैं, उनके कंधे में बहुत सारी जिम्मेदारी थी। अब ये जो कंसेप्ट था, ये परसेप्शन था, एक इस परसेप्शन में था, ये जो कंसेप्ट था व्हाइट मैन बर्डन की, उनका ये दायित्व है कि जो बाकी कॉन्टिनेंट्स में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या है? अनसिविलाइज्ड है, वो बैकवर्ड है, तो उनको उभारने का काम जो है उनका है। तो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी यूरोपियन पीपल की? कि वो इन लोगों को सिविलाइज करे, ये उन लोगों को रहने का तरीका बताए। तो ये उनकी जिम्मेदारी थी, ये उनको ऐसा लगता था। सो according to this world view, it was duty of European nation to show the other countries in the world the true path of knowledge and religion। तो इसलिए उनको मानना क्या था कि यूरोपियन नेशन, वर्ल्ड वाइड व्यू था कि यूरोपियन नेशन की ये जिम्मेदारी है कि जो बाकी कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनको वो नॉलेज और रिलीजन का पाथ बताएं। तो इस कंसेप्ट से इंस्पायर होके बहुत सारे जो लोग हैं वो अफ्रीका गए।
क्या करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। तो वो चाहते थे कि लोग क्रिश्चियन रिलीजन को अपनाएं, मॉडर्न साइंस और रैशनलिटी के बारे में जानें। सो फ्रांस एंड अदर यूरोपियन नेशन ऑल्सो सॉट टू डेवलप अ क्लास ऑफ अफ्रीकन पीपल हु स्पोक यूरोपियन लैंग्वेजेस एंड अडॉप्ट यूरोपियन कल्चर, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी। तो वैसे ही फ्रांस और कुछ और यूरोपियन नेशन के जो लोग हैं वो चाहते थे कि जो अफ्रीकन पीपल है उनको वो उभारे, डेवलप करें, उनको सुधारें, ताकि वो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोल सके, यूरोपियन कल्चर, रिलीजन और आइडियोलॉजीज को अपना सके। दे एस्टैब्लिश मैनी यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विद दिस ऑब्जेक्टिव इन माइंड। दिस वाज दैट this class would help them to administer their colonies। तो उनका ये मानना था, जैसे कि हमने जान लिया कि उनका मानना था कि उनका एक दायित्व है कि वो यहाँ के लोगों को सिविलाइज करे। तो इसीलिए उन्होंने क्या है, कई सारी यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी खोले इस बात को नज़र में रखते हुए। और आइडिया क्या था इस क्लास का कि ये लोग इस कॉलोनीज को एडमिनिस्टर करें। मतलब वो यूरोपियंस जो है वो अफ्रीकन पीपल को क्या करना चाहते थे, पढ़ाना चाहते थे, लिखाना चाहते थे, यूरोपियन लैंग्वेजेस सिखाना चाहते थे और सिंपल टर्म में उनका ब्रेन वॉश भी करना चाहते थे। और इसका आइडिया क्या था कि ये जो अफ्रीकन पीपल का जो क्लास है वो इनकी कॉलोनीज में की निगरानी कर सके, उनका रख रखाव कर सके। तो नेक्स्ट हमको देखना है द बर्लिन कॉन्फ्रेंस एंड द डिवीजन ऑफ अफ्रीका। 1884 से 1885 का ये पीरियड था। इस समय क्या हुआ, बर्लिन में कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें अफ्रीका को जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग हैं उन्होंने समझौता किया कि हाँ, ये रीजन को तुम रखो, ये रीजन को तुम रखो। तो इस तरीके से उन्होंने अफ्रीका को डिवाइड किया। तो यहाँ पे कार्टून डिपिक्ट कर रही है द कार्टून ऑफ द डिवीजन ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका को डिवाइड किया जा रहा है अंडर द चेयरमैन ऑफ बिस्मार्क। ठीक है, जर्मन चांसलर बिस्मार्क के अधीन में ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसको अलग अलग भागों में बांटा जा रहा है। तो आफ्टर 1850 द न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन ऑफ द यूरोप एग्रेसिवली pursued a policy of establishing their control in Africa. In a very short time, many of them succeeded in capturing control in different parts of the continent. तो 1850 के बाद में जितने भी इंडस्ट्रियलाइज नेशन थे, जैसे कि हमने पहले के सेक्शंस में जाना कि रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी और उनको मार्केट की ज़रूरत थी। तो जितने भी इंडस्ट्रियलाइज नेशन थे यूरोप के, वो एकदम तत्पर होकर, एग्रेसिवली मतलब तत्पर होकर वो एक पॉलिसी एस्टैब्लिश करना चाहते थे, एक पॉलिसी लेके आना चाहते थे जिसकी तहत में वो अपना कंट्रोल जो है अफ्रीका में ला सके। और एक शॉर्ट टाइम में बहुत सारे जो डिफरेंट नेशंस हैं वो कैप्चर करने लग गए वहाँ के जो कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है उसको। बट द फियर नाउ वाज दैट दे वुड बिगेन फाइटिंग अमंग देमसेल्फ। अब इस होड़ में हमको ये वाला ज़मीन चाहिए, हमको ये वाला ज़मीन चाहिए, तो वो एक डर का माहौल बन गया कि कहीं वो आपस में ही, यूरोपियन कंट्रीज आपस में ही लड़ाई ना लड़ने लग जाए। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये वॉर की, टू एलिमिनेट मतलब हटाने के लिए, तो ये जो पॉसिबिलिटी है वॉर की, इसको हटाने के लिए उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो म्यूचुअली जो है कि वो सलाह मशवरा करके जो है कॉन्टिनेंट को अपने में बांट सके। 14 यूरोपियन नेशन अटेंड द कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड इन जर्मन कैपिटल बर्लिन। तो 14 यूरोपियन नेशंस जो है वो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया उन्होंने। कहाँ पे, जो जर्मन का जो कैपिटल है, जर्मनी का जो कैपिटल है बर्लिन में। देयर वाज नॉट अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफ्रीकन पीपल। तो अफ्रीका का ही डिवीजन हो रहा है लेकिन वहाँ पे कोई भी अफ्रीका का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, सारे के सारे कौन थे, यूरोपियन नेशंस के लोग थे। द कॉन्फ्रेंस डिसाइडेड दैट एनी यूरोपियन नेशन दैट वांट टू कॉलोनाइज any region in Africa must first inform the other nation before taking such step। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में क्या डिसाइड हुआ कि कोई भी यूरोपियन नेशन अगर चाहता है कि वो कोई पार्ट है अफ्रीका का उसमें वो कॉलोनी बनाना चाहता है तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा बाकी नेशंस को, ताकि ये जो स्टेप लेने से पहले, ताकि वो बाकी जो नेशंस हैं वो वहाँ पे हस्तक्षेप ना करें। इन दिस वे विद इन अ स्पैन ऑफ 30 years द एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वाज ऑक्यूपाइड बाय वन यूरोपियन नेशन और द अदर। ईच नेशन सॉट टू एक्सप्लॉइट इट्स कॉलोनी टू अटमोस्ट लिमिट। तो अब देखिए इस होड़ में ये जो अफ्रीकन जो नेशन है उसको कैप्चर करने में 30 years के अंदर, 30 साल के अंदर अंदर पूरा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो किसी ना किसी यूरोपियन नेशन के
अधीन था। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में मैप में देखा, तो ईच नेशन, जो भी नेशन जो है वहाँ पे कॉलोनी बना रहा था अफ्रीका में, उसका मूल्य उद्देश्य यही था कि वो कॉलोनी बना के वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो मिनरल रिसोर्स है, वहाँ का जो भी रिसोर्स है, उसको बहुत हद तक एक्सप्लॉइट करे, वहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके। उसके बाद 10.3.3 में कॉलोनाइजिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट, तो इसके इम्पैक्ट के बारे में, तो यहाँ पे एक पिक्चर है। तो इस पिक्चर, ये मैप से हम क्या क्या अंदाजा लगा सकते हैं, जितना भी अफ्रीका का जो रिसोर्स है उसको कहाँ ले भेजा जा रहा था, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, ठीक है, जितना भी रिसोर्स इनके पास था। तो वंस द यूरोपियन नेशन गेन कंट्रोल ऑफ अफ्रीका, दे बिगैन टू शेप द कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। देयर these changes has to had a transforming impact on the life of African people। तो जैसे ही जो यूरोपियन नेशन, जैसे कि अभी हमने देखा यूरोपियन नेशंस ने पूरा अफ्रीका को जो कंट्रोल कर लिया, उसके बाद वो स्टार्ट करने लगे ये जो कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अपने इंडिविजुअल, अपने इंटरेस्ट से, अपने फायदे के लिए उसको कैसे यूज करना है। और उनको जो अफ्रीकन जो लोग थे, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, उसकी लाइफ को पूरा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कि जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, जो अफ्रीका के जो लोग थे वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग थे, वो हर्डिंग करते थे, वो फार्मिंग करते थे, वो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, लेकिन उनकी लाइफ को क्या कर दिया, उन्होंने पूरा तरीके से चेंज कर दिया। तो यहाँ पे दो लोगों की पिक्चर दी गई हुई है जो गोल्ड माइन में काम कर रहे हैं। कॉलोनिज्म एंड पेस्टोरल सोसाइटी, तो इनके बारे में हमको देखना है कि कॉलोनीज और जो पेस्टोरल सोसाइटी है, पेस्टोरल सोसाइटी मतलब जो चरवाहा का काम करते हैं, जो उनके पास लाइफ स्टॉक्स होते हैं, जो लाइफ स्टॉक्स को लेकर, लाइफ स्टॉक मतलब भेड़, बकरी, गाय, इनको लेके वो चराने जाते हैं, अपना दिनचर्या, अपना जो लाइवलीहुड है उससे कमाते हैं। तो बिफोर colonial rule, the Maasai tribe lived a pastoral life, rearing cattle in the vast savanna grassland। तो ये colonial rule से पहले मसाई ट्राइब जो है वो एक pastoral life, एक चरवाहे की जिंदगी जीते थे, और अपने जो कैटल्स है उसको सवाना ग्रासलैंड में चराने का काम करते थे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, ब्रिटेन एंड जर्मनी demarcated an international boundary to divide the Maasai territory into two regions। अब जो कॉलोनाइजेशन का जो प्रोसेस था उस समय ब्रिटेन और जर्मनी ने क्या कर दिया, एक डीमैग्रेटेड मतलब एक लकीर खींच दी, ठीक है, अलग अलग कर दिया, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री खींच दी। मसाई ट्राइब का जो रीजन है उसको दो भाग में बांट दिया। द टू नेशन कौन सा, ब्रिटेन और जर्मनी। द टू नेशन बिगैन एनकरेजिंग फार्मिंग इन द सवाना। अब जो है ये जो दो नेशंस है, ब्रिटेन और जर्मनी, ये क्या चाहती थी कि ये जो चराने वराने वाला जो काम है उसको छोड़ के वहाँ पे फार्मिंग की जाए, खेती की जाए। तो इसका नतीजा क्या हुआ, ऐसा रिजल्ट, Maasai were barred from grazing their cattle in around 60% of the traditional pastoral land। अब इसका नतीजा क्या हुआ, जो मसाई ट्राइब के जो लोग हैं, जो चरवाहे हैं, उनको मनाही कर दी, बैड मतलब मनाही कर दी गई, वो अपने कैटल्स को यहाँ पे चराने के लिए, ग्रेज करना मतलब चराने के लिए नहीं लेके आ सकते। तो 60% का जो ट्रेडिशनल पेस्टोरल लैंड था उसको उन्होंने अपने अधीन कर लिया, वहाँ पे वो फार्मिंग कराने लग गई। दे शोली पुश्ड इनटू श्रबलैंड्स वेयर द ग्रासेस वाज स्पेयर एंड रेनफॉल वाज स्कैटी। तो उनको क्या कहा गया, क्योंकि जो स्क्रबी लैंड है, तुम वहाँ पे जाओ, वहाँ पे चराओ, तो वहाँ पे घास भी कम थी और रेनफॉल भी कम होती थी। तो once even more prosperous than farmer, the pastoral Maasai were now reduced to penury by चेंज सर्कमस्टेंसेस। अब ये जो प्रॉस्परस मसाई ट्राइब के जो लोग हुआ करते थे, जो पेस्टोरल मसाई हुआ करते थे, अब इनकी जनसंख्या भी कम होने लग गई, और पेस्टोरल सोसाइटीज इन अदर पार्ट ऑफ अफ्रीका वे आर ऑल्सो फेसिंग सच एडवर्स चेंजेस। और जो पेस्टोरल सोसाइटी, जो अलग अलग जो रीजन में जो पेस्टोरल सोसाइटी के जो लोग हैं, वो भी इसी तरीके के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। मतलब जो उनका जो पेस्टोरल वाला जो रीजन था, उसको वो फार्मिंग के लिए, जो ब्रिटेन है, जर्मनी है और अदर यूरोपियन नेशंस है, वो उसको फार्मिंग के लिए यूज कर रहे थे, और इनको जो है वो उनके कैटल्स के लिए ग्रेस करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। उसके बाद द मिनरल रिवोल्यूशन एंड अफ्रीका। तो मिनरल रिवोल्यूशन और अफ्रीका के बारे में हम जानेंगे। तो अफ्रीका जो है एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे गोल्ड, ठीक है, गोल्ड और डायमंड इसके रिसोर्सेस थे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कैसे शोषण करना है उसको हमको देखना है। तो सबसे पहले डायमंड क्या है, सबसे महंगा धातु है। तो
First diamond deposit was mined in what is present day South Africa in 1867 and first gold lode was discovered in 1886. तो 1886 इस ड्यूरेशन में गोल्ड डायमंड डिपॉजिट फाइंड आउट हुआ और उसकी माइनिंग स्टार्ट हुई जो प्रेजेंट डे साउथ अफ्रीका में है, और गोल्ड की भी माइनिंग, गोल्ड लॉट मतलब गोल्ड पाया गया, ठीक है, गोल्ड के ढल्ले पाए गए, ये डिस्कवर 1866 में। तो फॉलोइंग द डिस्कवरी थाउजेंड्स ऑफ यूरोपियन prospectors flocked to the region to settle down and try their luck। अब ये जब डिस्कवरीज पता हुई कि डायमंड के डिपॉजिट है, गोल्ड के लॉट है यहाँ पे, तो यूरोपियन प्रोस्पेक्टर मतलब प्रोस्पेक्टर्स मतलब होता है ऐसे लोग जो माइंस में इंटरेस्टेड रहते हैं, जो माइंस का सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, माइनिंग कराने का काम करते हैं। तो ये लोग क्या है, फ्लॉक्ड मतलब तेजी से, मतलब वो इस रीजन में आ गए, मतलब एकदम तत्परता से इस रीजन में आ गए और यहाँ पे सेटल डाउन हो गए ताकि वो अपनी किस्मत आजमा सके। Soon after diamonds were discovered, British government confiscated the land of the native tribes living in the region as well as the land of original Boer settlements। अब जो है जैसे ही डायमंड डिस्कवर हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो लैंड्स थे नेटिव ट्राइब्स के जो उस रीजन में रहते थे और जो ओरिजिनल बोयर सेटलमेंट थे, बोयर सेटलमेंट कौन है, जो डच फार्मर्स जो बहुत पहले आके यहाँ बसे थे, तो जो डच फार्मर्स है उन्हें क्या कहा जाता है, बोयर्स, ठीक है। तो ये सेटल हो गए 17वीं सेंचुरी में आके यहाँ रहने लग गए थे। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है, जो डच फार्मर्स है उन्हें क्या कहा जाता है, बोयर्स कहा जाता है। तो ये जो बोयर सेटलर्स थे मतलब जो डच फार्मर्स थे और जो नेटिव ट्राइब थे, इनके जो जमीन है उसको हथिया लिया गया, कॉन्फिस्टिकेटेड मतलब हथिया लिया गया। मेनी वर्कर्स वे नीडेड टू माइन डायमंड्स until then the native Africans were mostly pastoralists or farmers and had not done wage labor for a living। तो बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत थी डायमंड माइंस में काम करने के लिए, गोल्ड माइंस में काम करने के लिए, और इससे पहले जो है अफ्रीका के जो नेटिव लोग थे उन्होंने कभी इस तरीके का काम नहीं किया था, मजदूरी वाला काम नहीं किया था, वेज लेबर वाला काम नहीं किया था। वेज मतलब क्या है, जिन्हें वेज लेबर कौन होते हैं, जिनको डेली बेसिस में तनख्वाह दी जाती है। तो वो पहले के जो लोग थे वो सिर्फ पास्टोरलिस्ट मतलब चरवाहे थे या फिर फार्मर्स थे, लेकिन अब उनको वेज लेबर वाला काम करना पड़ रहा था। द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन claimed a hard tax on them to force them to work as miner। तो जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने क्या किया, हट टैक्स उन पे लगाया जिससे वो मतलब कर्ज में डूब जाए, उनको पैसे की जरूरत पड़े और वो माइनर्स का काम कर सके। क्लैम्ड मतलब लगा देना। तो इट टुक एन अडल्ट एटलीस्ट 3 months to earn enough It took an adult at least 3 months to earn enough money to pay the tax. As a result, a large percentage of local population was forced to leave their farms and pasture to work in the mines। अब भाई इतना टैक्स लगा दिया कि एक अडल्ट को 3 महीने लग जाते थे इतना कमाने के लिए कि वो 1 महीने का टैक्स पटा सके। तो इसका नतीजा क्या हुआ, बहुत सारी जो परसेंटेज थी लोकल पॉपुलेशन की जो वहाँ की जनसंख्या थी, उनको मुश्किल मतलब उनको ज़बरदस्ती मतलब वो फोर्स्ड हो गए, मतलब उनको मतलब ना चाहते हुए भी उनको जो है अपने फार्म्स को, अपने पास्टर्स को लीव करके माइंस में काम करना चालू करना पड़ा। द माइनर्स बिगेन लिविंग नियर द गोल्ड एंड डायमंड माइंस। मेनी यूरोपियंस हु वेयर डूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेल्स वर्क ऑल्सो स्टार्टेड लिविंग इन दिस सेटलमेंट्स विच ग्रू इनटू टाउन्स। तो बहुत सारे माइनर्स जो हैं वो गोल्ड और डायमंड के जो माइंस है वहाँ पे रहने लगे। बहुत सारे यूरोपियंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव और सेल्स वर्क कर रहे थे वो वहाँ सेटल होने लग गए, जिससे क्या हो गया, जो ये जो छोटे छोटे सेटलमेंट्स हैं ये टाउन्स में बदल गए। और one of the town near gold mines was जोसनबर्ग which developed into South Africa's largest city। और इनमें से एक सिटी है जोसनबर्ग जो कि एक ऐसा टाउन है जो गोल्ड माइन के पास में डेवलप हुआ और आज की डेट में वो अफ्रीका का सबसे बड़ा सिटी है। The cities has segregated settlements for European and Africans। they were governed by different rules। The segregation contributed to the discriminatory apartheid policy of the state। तो यहाँ पे अलग अलग सेटलमेंट्स थे, यूरोपियन के अलग सेटलमेंट्स और सेग्रीगेटेड मतलब अलग अलग। तो अलग अलग यूरोपियन और अफ्रीकन के सेटलमेंट्स थे जिसको अलग अलग रूल्स के तौर पर गवर्न किया जाता था। और ये जो सेग्रीगेशन है इसका क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, एक डिस्क्रिमिनेशन जो apartheid है जो वहाँ के जो लोकल नेटिव हैं उनके बीच में, और जो उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन और यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो अलग अलग फॉलो हुआ करते। तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं। तो चिल्ड्रन एंड वुमेन विद देयर हैंड्स कट ऑफ इन कॉन्गो, ठीक है, चिल्ड्रन और वुमेन के आप हैंड देख सकते हैं जिन्हें
काट दिया गया है। अब क्यों काटा गया है ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, जिसमें मैं बताऊंगी कि ये क्यों इनके हाथ जो है उसको काट दिया गया था। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।